वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आइस 38 इंटेंजिबल एसेट्स का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है ज़ोक इनकॉर्पोरेशन। So Zoc Incorporation is a multinational company. As part of its vision to expand its business in South Asia, it purchased a 90% share of a locally incorporated company, Momin Limited. Following are the brief details of the acquisition. तो एक बिजनेस कम्बिनेशन हुआ है जिसमें 90% शेयर एक्वायर किया है। डेट ऑफ एक्विजिशन है January 1, 2014। टोटल पेड अप कैपिटल 500 मिलियन का है। परचेज प्राइस पर शेयर जो है दैट इज़ ₹30। तो इससे हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट में कितने पैसे लगाए होंगे, क्योंकि इसका 90% ख़रीदा है और 30 के हिसाब से ₹10 का एक शेयर है। तो 500 मिलियन मीन्स के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो 50 मिलियन है। नेट एसेट्स ऑफ मोमिन लिमिटेड एज पर 2013 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 650 मिलियन के हैं। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट इंटेंजिबल एसेट्स के अलावा 1.1 बिलियन की है। Momin Limited has an established line of products under the brand name of Badr. On behalf of Zoc Incorporation, a firm of specialists has valued the brand name at rupees 100 million. With an estimated useful life of 10 years, at 1st January 2014, it is expected that the benefits will be spread equally over the brand's useful life, यानी हमें straight line method use करना चाहिए। An impairment test of goodwill and brand was carried out on December 31, 2014, which indicated impairment of rupees 50 million in the value of goodwill. ये 14 में ये आया। An impairment test carried out on December 31, 2015 indicated a decrease of 13.5 million in the carrying value of the brand. तो एक साल जो है वो गुडविल की इम्पेयरमेंट हो रही है, उससे अगले साल जो है वो ब्रांड की इम्पेयरमेंट हो रही है। ये दो ट्रांजेक्शन्स हैं। ब्रांड की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, गुडविल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, हमें वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो पहले हम ज़रा यहाँ पर गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि आगे जो कैलकुलेशन हमें करनी पड़े उसमें हमें आसानी रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, हमने 50 मिलियन शेयर्स टोटल हैं उस कंपनी के, हमने उसके 90% खरीदे हैं और उसमें हमने ₹30 पर शेयर की पेमेंट की है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी परचेज प्राइस जो है दैट इज़ 50 मिलियन शेयर्स का 90%, यानी हमने 45 मिलियन शेयर्स खरीदे और एक शेयर के लिए ₹30 दिए, तो हमने टोटल जो है 1.35 बिलियन रुपीज़ की पेमेंट की टोटल। इसके बाद हमें इसके अगेंस्ट जो नेट एसेट एक्वायर्ड हुए हैं उनका शेयर क्या बनता है वो कैलकुलेट करेंगे। एक तो ये अमाउंट हमें दी हुई है 1.1 बिलियन, इसका 90% कैलकुलेट करते हैं तो 990 मिलियन के तो ये शेयर्स हो गए, और एक 100 मिलियन की जो ब्रांड है ये फेयर वैल्यू हमें दी हुई है, तो इसमें भी हमारा 90% शेयर होगा 100 मिलियन में, तो दैट इज़ 90 मिलियन। तो ये दोनों अमाउंट्स जो एसेट्स हमने एक्वायर किए हैं इनको लेस करते हैं, तो हमारे पास एज अ डिफरेंस गुडविल की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 270 मिलियन। तो हमें 270 मिलियन पर गुडविल रिकॉर्ड करनी है और 100 मिलियन पे ब्रांड रिकॉर्ड करनी है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो पहला पार्ट जो है वो इस सिनेरियो से रिलेट नहीं करता, दैट इज़ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स हैविंग फाइनाइट लाइफ। तो पहले ज़रा हम इनको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे जहाँ पे हमारी कैलकुलेशंस का इम्पैक्ट आएगा। तो पार्ट ए में हम अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स हैविंग फाइनाइट लाइफ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट विद अ फाइनाइट यूजफुल लाइफ शैल बी एलोकेटेड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, बिल्कुल वैसे जैसे हम I-16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए डील करते हैं। दूसरा ये कि अमोर्टाइजेशन वैसे ही शुरू हो जाएगी जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ होगा, चाहे वो तब एक्चुअली यूज़ ना हो रहा हो, सेम एज I-16। Amortization shall cease at the earlier of the date that the asset is classified as held for sale, और जब ये एसेट डी रिकग्नाइज हो जाता है। तो अगर आप एसेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई कर देते हैं अंडर IFRS 5, या आप एसेट को डी रिकग्नाइज कर देते हैं फॉर एग्जांपल ऑन डिस्पोजल, तो तब आप उसकी अमोर्टाइजेशन ख़त्म कर देंगे, मजीद अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगी। अमोर्टाइजेशन मेथड वो होना चाहिए जो एसेट के पैटर्न को रिफ्लेक्ट करे, जिसमें एसेट से हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंज्यूम करेगी एंटिटी। तो ये रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की। टिपिकली IS 38 में ये भी मेंशन है कि अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट के लिए यूजुअली स्ट्रेट लाइन मेथड ज़्यादा सूटेबल होता है। अमोर्टाइजेशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शैल बी रिकग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो इन जनरल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज करते हैं, अनलेस कि उसकी कैपिटलाइजेशन किसी और स्टैंडर्ड में रिक्वायर्ड या परमिटेड हो, तो इन दैट केस। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसको हमने थ्योरेटिकली कवर करना था। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स ऑफ गुडविल एंड ब्रांड। तो लेजर अकाउंट ऑफ गुडविल एंड ब्रांड बनाना है हमने, और
उसमें से पहले हम गुडविल को देखते हैं। तो गुडविल के बारे में जो रेलिवेंट डाटा है, पहले तो हमारी गुडविल राइज हो रही है 270 मिलियन की, फिर दिसंबर 31 2014 को उसमें 50 मिलियन की इम्पेयरमेंट हो रही है। सो ये टोटल डाटा है और हम 2015 के एंड तक चले जाते हैं और जनवरी 1 2014 को ये गुडविल जो थी हमारी राइज हो रही थी। सो गुडविल का अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गुडविल अराइज हुई जिसकी हमने वर्किंग बनाई हुई है 270 मिलियन की, और उसके बाद जो इस पे ईयर एंड पर 2014 का जो फर्स्ट हमारा ईयर एंड है उस पर हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस अराइज हो रहा है, क्वेश्चन में बताया हुआ 50 मिलियन का। सो हमारे पास जो एसेट बनेगा उसमें जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज़ बैलेंस कैरी डाउन, जो कि 220 मिलियन की है। यही नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी बैलेंस ब्राउट डाउन बन जाएगा ऑफ 220 मिलियन। 2015 के अंदर गुडविल के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, गुडविल की अमोर्टाइजेशन तो चार्ज ही नहीं की जाती, तो इम्पेयरमेंट उसकी सिर्फ 14 में हुई थी, 15 में इम्पेयरमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो कोई इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं होगी। तो सेम अमाउंट ही हमारी जो है वो 220,000 की कैरी डाउन हो जाएगी और इसी को हम अपने लेजर के टोटल्स में भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो गुडविल के अंदर मेनली ये सिर्फ इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड होनी थी इनिशियल रिकॉर्डिंग के बाद। तो गुडविल जब हो गई तो नेक्स्ट इशू ब्रांड का है। ब्रांड को हमने 100 मिलियन पे रिकग्नाइज करना है एट फेयर वैल्यू, और जो इसकी लाइफ है वो 10 ईयर्स बताई हुई है जनवरी 1 2014 को। इसकी 14 के अंदर तो कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुई थी, लेकिन डिक्रीज ऑफ 13.5 मिलियन 2015 में हुआ है। तो हम इसकी पहले 14 की अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे, फिर 15 की अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे क्योंकि इम्पेयरमेंट ईयर एंड पर हो रही है, और फिर ईयर एंड पर इम्पेयरमेंट होगी। सो बेसिकली फर्स्ट 100 मिलियन पे आप रिकग्नाइज करेंगे, देन अमोर्टाइजेशन एंड देन इम्पेयरमेंट। सो इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट तो जब हमारा बिजनेस कम्बिनेशन हुआ तो उसमें 100 मिलियन की हम ब्रांड रिकग्नाइज करेंगे ओवर 10 ईयर्स। 100 डिवाइड बाय 10 ईयर्स 10 मिलियन की अमाउंट बनती है जो कि हमारी अमोर्टाइजेशन चार्ज होनी चाहिए। सो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, और इसके बाद हमारा जो एसेट है उसके हम लेजर का टोटल कर लेते हैं। तो कैरी डाउन अमाउंट हमारे पास जो बचती है दैट इज़ 90 मिलियन। यही हमारी नेक्स्ट ईयर में ब्राउट डाउन अमाउंट बन जाएगी। फिर हमारी नेक्स्ट ईयर क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी 10 मिलियन की, और इस टाइम पर हमें इम्पेयरमेंट की वैल्यू खुद बताई हुई है कि 13.5 मिलियन की इम्पेयरमेंट है, तो ये इम्पेयरमेंट भी हम रिकग्नाइज कर देते हैं। अब अगर हम लेजर अकाउंट का टोटल करते हैं तो दोनों साइड्स पर 90 मिलियन हमारे पास, तो कैरी डाउन जो बैलेंस हमारे पास बचता है दैट इज़ 66.5 मिलियन, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम आपने जब एसेट रिकॉर्ड किया उसके बाद अमोर्टाइजेशन एंड देन इम्पेयरमेंट, ये तीन एडजस्टमेंट्स थी जो आपने रिफ्लेक्ट करनी थी, और यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, तो जो कि हमारी कंप्लीट हो गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।